अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के दिन का खूबसूरत सा आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया जनाब तो कर लीजिए, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अयाम। और आज के दिन के हवाले से खुसूसी रिमाइंडर आपको मैं ज़रूर देती हूँ, भले ही वो आपको याद हो गया हो ज़ुबानी। वो ये है कि जनाब कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी एहतमाम कीजिएगा। आज दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं, तो पूरी उम्मत मुसलमा को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। ख़ास तौर पर इस जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उसके अंदर दुआओं की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम समझते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वहीं जाकर आगे जो कंडीशंस हैं वो कुछ ना कुछ बिगड़ना शुरू हो जाती हैं और उस तरह से हमें दिखाई देती हैं। और जनाब जो वेदर कंडीशंस हैं अली, उनकी भी थोड़ी सी बात करें। जो प्रेडिक्शंस थी उसके मुताबिक कहीं बारिश तो हुई है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि जो स्पेल्स थे, दोनों स्पेल, जो पहला स्पेल आया, जो दूसरा स्पेल आया, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत बारिश होगी, वहीं हम देखते हैं कि कहीं कहीं बारिश हुई है, कहीं कहीं आपको लगता है कि बारिश हुई है, लेकिन अक्सर जगहों पर जहां पर प्रेडिक्शंस मौजूद थी बारिश वहां पर नहीं हो पाई है। तो और ये बारिश के बाद भी कोई टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ा, और जैसा बताया गया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल वैसा हुआ। प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है। और देखते हैं कि जी इन दिनों में भी बारिश की पेशगोई है, प्रेडिक्शंस हैं। तो हमारा वीकेंड कैसा गुजरता है ये डिपेंड करता है। अब बाहर इस वक्त तो थोड़े हल्के हल्के से बादल थे और मौसम थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा था, लेकिन महसूस नहीं हो रहा था, बस दिखाई दे रहा था। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो काले बादल जो छा गए हैं दोबारा से अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर, वो बड़े उसकी बात इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि शहीद आयतुल्लाह अली खामेनाई की जो नमाज जनाजा है मशहद में अदा कर दी गई है। और शहीद आयतुल्लाह खामेनाई की नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की, और नमाज जनाजा जो है वो उनके बेटे मुस्तफ़ा खामेनाई ने पढ़ाई, और आयतुल्लाह खामेनाई को इमाम रज़ा के रोज़े के हाथे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा के दौरान लाखों अफराद ने इंतकाम इंतकाम के नारे लगाए। मशहद में शहीद आयतुल्लाह अली खामेनाई के ताज़ियती जुलूसों में अमरीका, इसराइल, मुर्दाबाद के नारे लग गए, और सोगवारों ने ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा पोस्टर भी उठा रखा था, और पोस्टर पर धमकी आमेज अल्फाज में लिखा था, हम ट्रंप को मार देंगे। उधर गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी फ़ौज ने ईरानी फ़ौज के 90 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक उर्दन में अर्जुक मिलिट्री बेस को 10 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के 3 अड्डों पर भी हमले किए गए। और दूसरी जानिब ईरान के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर, करमानशाह, सीस्तान और बलूचिस्तान में मुतअद्दिद धमाके सुने गए। और अमरीकी अहदेदार ने CNN से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी फ़ौज फ़िलहाल ईरान में कोई हमले नहीं कर रही। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपनाए हुर्मस पर ईरान के कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि आबी गुजरगाह पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। मई से अब तक अमरीकी अफवाज कामयाबी से आमदोरफ्त यकीनी बना रहे हैं। अपनाए हुर्मस से 800 से ज़ायद तजारती जहाज़ों पर 380 मिलियन बैरल खाम तेल गुजरा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को बहरी जहाज़ों पर मजीद हमलों से बाज रहने की वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो नताइज कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। और साथ दावा भी किया कि ईरान ने फ़ोन करके कहा है कि वो डील चाहता है, नहीं लगता ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू होने जा रही है। इसी पर हमने बात करनी है। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी अली और हिना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। खालिद साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप कि जंगबंदी जो है पहले वो ख़त्म की जाती है, फिर हमले किए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि जो है इस वक्त उम्मीद ये की जाएगी कि ईरान दोबारा टैंकरों पर हमला ना करे तो ये बरकरार रहेगी। तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? जी अली देखिए, बुनियादी तौर पर जो सीज फायर हुई है, जिन हालात में हुई है, जितनी फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों तरफ की है, वो तो हम पहले जानते हैं। लेकिन इस वक्त एक न्यू फाउंड जो रियलिज्म दोनों की तरफ है और जो कराना चाहते हैं दोनों ममालिक, अमेरिका सुपर पावर है, प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर है और खासतौर पर नेतन्याहू का। दूसरा प्रेशर ये है कि इलेक्शन आने वाला है। अमेरिकन मोस्टली कन्विंस नहीं है कि ये जंग हमारी थी। बहुत सारे लोग ये कन्विंस नहीं है कि जो पेट्रोल की हमने कीमतें दी हैं और दे रहे हैं महंगा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा था हमारी एक बूंद एक ड्रॉप भी हम उधर से नहीं लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं गुजरता, तो फिर हम तेल की कीमतें क्यों भुगत रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर मिला के प्रेसिडेंट ट्रंप की फौज अभी भी बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, नुकसान हुआ है। नेतन्याहू और इजराइल बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी डाल रहे थे और अब उनका मीडिया खासतौर पर डाल रहा है कि ये तो डिफीटेड एमओयू है और ये कॉम्प्रोमाइज किस्म का मायदा होने जा रहा है।
तो ये सारे फैक्टर, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट हमें नहीं भूलना चाहिए, तकरीबन 50,000 अमेरिकन ट्रूप्स इस एरिया में अभी भी मौजूद है। अगर आप मिलिट्री पढ़ें कितनी तादाद है दुनिया में, जो 192 ममालिक हैं, तो दिलचस्प बात ये निकलती है कि 192 ममालिक में से तकरीबन 140 ममालिक की जो फौज है वो 50,000 से कम है, जो इस वक्त अमेरिकन फोर्सेस वहां पे मौजूद है। ये हमें याद रखना चाहिए कि कोई इतनी कम फौज नहीं है। वो एक सेल्फ प्रेशर है इन पर कि मैंने फौज डिप्लॉय की हुई है, लेकिन उनका पर्पज नहीं है, तो डिटरेंस भी नहीं हो रही, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी अपनी मर्जी से ईरान कर रहा है, तो फिर 50,000 फौज क्या कर रही है वहां पे। तो ये मल्टी प्रॉन्ग किस्म के प्रेशर हैं। दूसरी तरफ ये है कि एक चीज ईरान को भी याद रखनी चाहिए, देखिए वो चाहता है बार्गेन करना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी, कि जितना मैं स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स करूंगा या ब्लॉकेड रखूंगा, अपनी मर्जी से जाने दूंगा, उतनी ही मुझे बेहतर बार्गेन मिलेगी। लेकिन देखिए ईरान दो वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा चाहता है। नंबर वन, इकोनॉमी, कि अगर उसको उसके बदले में टॉल मिले, और मेरा नहीं ख्याल वो लॉन्ग टर्म या एवर उसको टॉल में कन्वर्ट करना चाहता है, वो इसको बार्गेन में कन्वर्ट करेगा बाद में। दूसरा, वो अपना एक बफर जोन बनाना चाहता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का अपना कंट्रोल रख के, यानी सिक्योरिटी और डिफेंस में उसको हेल्प मिलेगी। लेकिन ईरान को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉकेड किसी तरह या अपनी मर्जी से चलाएगा भी, तो उतना ही ज्यादा मुखालफत मोल लेगा और उतनी ही ज्यादा टेम्पटेशन और अट्रैक्शन होगी अमेरिका को दोबारा पेनिट्रेट या इन्फिल्ट्रेट करने की। तो ये सारे डायनामिक्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से खालिद साहब अभी जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं, जो कि अब हमें लग रहा था कि जो इस्लामाबाद MOU है उस पर सिग्नेचर के बाद भले ही टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बात हो जाएगी, और जैसे टेक्निकल तर्ज के मुज़ाकरात अब तदफीन रहबर आला की जो तदफीन है उसके बाद से दोबारा शुरू होने वाले थे। आपको लगता है कि शुरू से ही कुछ डिसऑनेस्टी दिखाई गई और बड़ा ही क्रूशल टाइम था जिसके अंदर ये अटैक्स दोबारा शुरू हुए, रहबर आला की तदफीन का मामला था, और जिस वीक प्रोडिक्ट किया जा रहा था कि दोबारा जो टेक्निकल तर्ज के मुज़ाकरात हैं दोनों फरीक़ैन के दरमियान वो शुरू होंगे, उस वक्त इन अटैक्स का होना, इसकी टाइमिंग्स, और क्या आपको लगता है शुरू से कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी रही है बीच में? नहीं, डिसऑनेस्टी तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूं कि दोनों की इस वक्त की काबिलियत जो है वो नहीं है। यानी कि जंग लड़ने के सेंस में मिलिटरीली तो अमेरिका की है, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिखाने होते हैं ना जब आप अटैक करते हैं, खास तौर पर उस वक्त एग्जॉस्ट हो चुकी थी दोनों ऑप्शंस। ईरान ने तो वैसे ही डिफेंड करना था और सर्वाइव करना था, अमेरिका ने जाहिर एक ट्रॉफी जीत कर दिखानी थी, वो नहीं हुई। फिर आपने देखा डाइवर्जेंट हो गई। बदनीयती इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी है, और वो इस वजह से है कि नेतन्याहू के लिए ये जो अमन हुआ है टेम्परेरी, चाहे वो अमन और पीस में अप एंड डाउन होता रहता है, तो नेतन्याहू के लिए ये कोई अनईजी नहीं है, ये सुइसाइडल है, ये एक एग्जिस्टेशनल थ्रेट है नेतन्याहू के लिए, इस वजह से कि उसको पता है कि अगर ये अमन हो गया तो मेरा यहाँ पे पॉलिटिकल करियर खराब होगा, क्योंकि उसने इजरायली लोगों को ये कहा था कि मैं इजराइल को सेफ बनाऊंगा ये हमले करके। वो चाहता था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक मिसाइल सारा एलिमिनेट कर दूंगा, रजीम चेंज तो करूंगा ही करूंगा। तो ये सारे का सारा इसलिए इजराइल के लिए खतरनाक है, खास तौर पर जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो चाहता है कि जंग ऑल आउट जारी रहे, ताकि वो बहाने से हमले करता रहे, खासतौर पर हिजबुल्लाह को, और उससे भी बढ़कर वो चाहता है कि एक मुझे माइलेज ऐसी मिले कि मैं अगले आने वाला अक्टूबर वाला इलेक्शन जीत जाऊं, क्योंकि अगर ये इजरायली ये समझते रहते हैं कि ये कामयाबी नहीं हुई तो इलेक्शन हार जाएगा और उसके मुकदमे खुल जाएंगे। तो मैं अभी 3 दिन पहले एक सर्वे करवाया चैनल 12 ने, जो इजराइल का चैनल है, उस चैनल के मुताबिक सिर्फ 11% लोग इजरायली समझते हैं कि हमने ये जंग जीती है। दैट मींस 89% नहीं समझते हैं। दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तकरीबन 71% इजराइल के लोग इस वक्त समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर इजराइल की इंटरेस्ट के लिए अब एतबार नहीं किया जा सकता। तो ये तो इटसेल्फ डिफीट हुई ना नेतन्याहू की। तो आई थिंक ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इजराइल की इंटरेस्ट कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, नीयतें खराब है, वो चाहता है हालात खराब रहे। और आखिरी बात इसके ऊपर वो स्ट्रैटेजी ये कर रहा है, स्ट्रैटेजी वो ये कर रहा है कि हिजबुल्लाह को वो हमला करके हिजबुल्लाह को ड्रैग रखे जंग के अंदर। उसको पता है कि क्योंकि जो MOU हुआ है उसके पहले पैराग्राफ में 3 जगह लेबनान का नाम है, तो वो ड्रैग हिजबुल्लाह को करता है ताकि ईरान बीच में दोबारा ड्रैग हो। जब उसको यकीन है कि अगर ये हिजबुल्लाह और ईरान ड्रैग हो गए बीच में, तो अमेरिका उसके हक में वो ड्रैग हो जाएगा। तो ये उसको गलत करने के लिए, अगर नेतन्याहू के तो फेवर में है कि वो अपना रोल इसी तरह प्ले करते रहे स्पॉइलर का, और उनके लिए इलेक्शंस में शायद इसमें बेहतरी आए, लेकिन सदर ट्रंप की पोजीशन क्या होगी? मिड टर्म इलेक्शंस करीब है, अगर इसी तरीके से ये जंग जो है वो चलती रहती है तो क्या उनके लिए आगे चलकर मसाइल नहीं होंगे?
जी, प्रेसिडेंट ट्रंप का ही तो डिलेमा है। एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल अब क्लियर हैं कि अगर वो जंग के साथ जाते हैं तो ना सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाएंगे, अपनी पार्टी का लगाएंगे, ओवरऑल जो पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म इसलिए जारी है कि तमाम की तमाम जो इस वक्त मखलूक है अल्लाह की, वो डायरेक्टली इफेक्ट हुई है। ऑयल प्राइसेस हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें जो प्लास्टिक हैं, केमिकल्स हैं, एग्रीकल्चर के जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी कीमतें लोगों के सामने नहीं आई, जो ऑयल बेस्ड सारी चीजें होती हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मेरा ख्याल है, अब सीख लिया है, ये लर्न कर लिया है कि मैं अगर इस जंग में रहा तो अपना आप करियर भी डुबाऊंगा। इसी वजह से आपने देखा कि उनकी मिलिट्री कैपेसिटी होने के बावजूद वो अब नहीं शुरू कर रहे। सिलेक्टिवली वो इसलिए करते हैं कि ईरान की लीडरशिप को ये बावर कराना चाहते हैं कि मेरी अभी भी मिलिट्री माइट है, मेरा रिजॉल्व अभी भी है, मैं खौफजदा नहीं हूं, लेकिन वो ऑल आउट नहीं जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, खालिद साहब, बहुत सारे वैसे तजियाकार ये भी कह रहे हैं ऑल आउट जा भी सकते हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड इनएविटेबल है, क्योंकि जिस दलदल में फंस चुका है अमेरिका, उसमें शायद ये अमेरिकी सदर को, डोनाल्ड ट्रंप को, अपनी शख्सियत के मुताबिक ये कदम उठाना पड़े। दूसरी जानिब जो इस वक्त ये दावे किए जा रहे हैं कि हुर्मज़ पूरी तरह से उनके कंट्रोल में और 800 से ज़्यादा तजारती जहाज़ों पर 380 मिलियन बैरल खाम तेल गुजरा है, और हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो है जिन टैंकर्स को रास्ता दिया जा रहा है, जिन बहरी बेड़ों को रास्ता दिया जा रहा है, वही गुजर पा रहे हैं, और दीगर जो गुजर रहे हैं यहाँ से टैंकर, उन पर हमले हो रहे हैं। इस सिचुएशन में आप किसको देखते हैं कि हु हैज़ द अपर हैंड देयर? देखिए, मिलिटरीली तो मैंने पहले अर्ज किया, और यही मैंने पहले अर्ज किया कि ईरान बेसिकली जितना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करना चाहता है, करता इसलिए है कि उसको बेहतर बारगेन मिले। अगर पार्शियल ट्रैफिक शुरू हो गई तो ईरान को कौन पूछेगा? तो ये इसलिए ईरान वो करना चाहता है। लेकिन ईरान को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि ये देखना चाहिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत बड़ा प्रेशर है, वो अभी भी सुपर पावर है, खुद इंस्टिगेट ना कर दे, खुद फ्यूल ना कर दे, नंबर 1। जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी मैंने को 2 दिन पहले एक सैटेलाइट पिक्चर देखी, 20 के करीब एयर टू एयर रिफ्यूलर जहाज इस खत्ते में अमेरिका ने फ्रेश डिप्लॉय किए हैं, ओपन सोर्स से मैंने देखी है। 20 एयर टू एयर रिफ्यूलर का मतलब है, रिफ्यूलर ने तो रिफ्यूल करना होता है जहाजों को जंग लड़ने के लिए। तो ये पोस्चरिंग ज़हन में रखनी चाहिए। किसी जगह ईरान को नहीं चाहिए कि थ्रेशोल्ड करे। जो आप कह रहे हैं फुट ऑन ग्राउंड, मेरा मानना है कि नहीं ऐसा हो सकता, पॉसिबिलिटी मेरा तजिया ये कहता है कि नहीं हो सकता, इस वजह से कि जितनी अमेरिका को फुट ऑन ग्राउंड की जरूरत थी जंग के दौरान, जो 39 दिन हुई थी, अब उतनी नहीं है। उस वक्त करके वो खार्ग आइलैंड को कर सकते थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था नहीं हो सकती है, और इस वजह से नहीं हो सकती है कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करता। मैं एनालिसिस ये दे रहा था कि बहुत ज्यादा पूनी होगी, बहुत ज्यादा बॉडी बैग्स जाएंगे अमेरिका वापस। अमेरिका अपना प्रेशर ये नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ले सकेंगे, लॉसेस नहीं ले सकते अमेरिकन इस तरह के, और खासतौर पर ऐसी जंग जिसके ऑब्जेक्टिव्स अमेरिकन को क्लियर या कन्विंस ही नहीं थे अमेरिकन। तो अभी भी फुट ऑन ग्राउंड का एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, फुट ऑन ग्राउंड का पैराशूट से कमांडोज को उतारना नहीं होता, उन्होंने सस्टेन करना होता है, रीग्रुपिंग करनी होती है, फिर उनकी लॉजिस्टिक चाहिए होती है, उनको सप्लाई चाहिए होती है, उनको कम्युनिकेशन चाहिए होती है, उनको इंटेलिजेंस नेटवर्क चाहिए होता है, उनको वेपन चाहिए होते हैं रेगुलर, ताकि वो एलिमिनेट करें जितनी रेजिस्टेंस है वहां पे। तो उसका होल्ड करके उसको ऑपरेशनलाइज करना है उन्होंने फैसिलिटीज को, जो ऑयल फैसिलिटीज हैं। तो ये नहीं होता कि लैंड करके कोई सेल्फी खींच के भेजनी है कि मेरे जहाज, मेरे ट्रूप्स लैंड करके, उसका नहीं मकसद होता। उन्होंने दिखाना होता है कि हमने कंट्रोल कर लिया है, फिर कई महीने रखना होता है। आया सामने उसके आइलैंड जो जजीरे और कोस्टल एरिया है, वहां पे उनके ड्रोन्स हैं सारे, तो अपने ही आइलैंड को वो मारेंगे नहीं जब अमेरिकन अगर टेक ओवर कर भी लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है टैक्टिकली इंतहाई अनसाउंड और बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा अगर वो किया, मेरा ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। जो करंट सिचुएशन चल रही है ईरान और अमेरिका के मामलात की, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा कोयटा का दौरा किया, जहाँ बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा मशरक़ी हमसाया दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। गुज़िश्ता चंद दिनों में दहशत गर्दी के संगीन वाक़यात हुए, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पिछले 4 दिनों में आज बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस फितने में हमारे मशरक़ी हमसाये का भरपूर हाथ है, हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशत गर्दों को
इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है। अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अजीम अपनी कमाल मेहरबानी से जो इज़्ज़त दी है, वो न सिर्फ दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही, अपनी तरफ से फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का ख़ात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशत का खात्मा नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जिस तरह से आपको पता है कि वन लिंक और वन अकेडमी के ज़रिए से आए खुसूसी पॉडकास्ट सीरीज़ पेश की जा रही है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान में डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालना है। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ इस 10 एपिसोड सीरीज़ में आज हम इस सिलसिले की आखिरी एपिसोड के बारे में बात करेंगे, यानी 10th एपिसोड। पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है और रिटेल पेमेंट्स का अंदाज भी तब्दील हो रहा है। मोबाइल बैंकिंग, QR पेमेंट्स और डिजिटल वॉलेट्स अब रोज़मर्रा ट्रांजैक्शंस का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। आने वाले इतवार को इस पॉडकास्ट सीरीज़ की 10वीं और आखिरी एपिसोड आप देख सकेंगे, जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह कैश बेस इकॉनमी से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ सफ़र कर रहा है और इस तब्दीली में बैंक्स, फिनटेक इदारों और रेगुलेटर्स का क्या किरदार है। इस एपिसोड में पेपाक की ग्रोथ, रास्ट, QR पेमेंट्स, AI पावर्ड बैंकिंग एक्सपीरियंसेस और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स जैसे अहम टॉपिक्स पर भी गुफ्तगू की जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि डिजिटल जो पेमेंट्स हैं वो किस तरह कस्टमर्स और मर्चेंट्स दोनों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। पेपाक जो पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम है, उसके नए कस्टमर इनिशिएटिव्स जो हैं वो कस्टमर फोकस्ड कार्ड वेरिएंट्स और डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में उसके बढ़ते हुए किरदार पर भी मुफस्सिल बात की गई है। और ये इस पॉडकास्ट सीरीज़ का आखिरी एपिसोड ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की डिजिटल और फाइनेंशियल फ्यूचर से मुतल्लिक ऐसी इंसाइटफुल गुफ्तगू यहीं ख़त्म नहीं होती। वन लिंक मुस्तकबिल में भी ऐसी इल्म अफरोज़ इनिशिएटिव्स और कन्वर्सेशंस के ज़रिए आवाम को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र से जोड़ता रहेगा। इस पॉडकास्ट सीरीज़ के एपिसोड को इतवार शाम 7:30 बजे आप एक्सप्रेस न्यूज़ पर देख सकते हैं, जबकि ऑनलाइन देखने के लिए एक्सप्रेस न्यूज़, पेपाक और वन लिंक के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर मुलाजा फरमाइए। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक। फीफा फीवर की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना लिया और मैच की इब्तिदा से ही फ्रांसीसी टीम छाई रही। मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा, लेकिन अगले हाफ में 6 मिनट में फ्रांसीसी टीम ने 2 गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। 60वें मिनट में एम्बापे ने गोल करके टीम को बढ़तरी दिलवाई और 66वें मिनट में डेम्बले ने खूबसूरत गोल करके फ्रांस की बढ़तरी डबल कर दी। 82वें मिनट में मराकश को फ्री किक मिली, जिस पर फ्रांसीसी गोलकीपर ने खूबसूरती से उसे नाकाम बना दिया और इसी दौरान मराकश को गोल करने का एक मौका मिला, लेकिन उसके खिलाड़ी की कोशिश भी नाकाम रही। फ्रांस की टीम मुसलसल तीसरी मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है और दूसरी जानिब मराकशी टीम ने इससे कबल रूस में खेले गए वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, जहां उसे क्रोएशिया ने शिकस्त दी थी। और एम्बापे के रवां वर्ल्ड कप में गोल की तादाद भी आपको बताते चले कि वो 8 हो गई और वो फीफा वर्ल्ड कप के 2 मुख्तलिफ एडिशंस में 8-8 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने 2022 में जो कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप था उसमें भी मजमूई तौर पर 8 गोल किए थे। इसी बार हमने बात करनी है फैसल इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह से वर्ल्ड कप अपने अरूज पे रवां दवां है
जिस तरह आप अभी बता रहे थे फ्रांस की परफॉर्मेंस के हवाले से, यही आपसे पूछना चाह रहे थे कि फीफा फीवर एक तो सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन उसी तरह इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो गया है और बहुत सारी कह लें कि मिथ्स भी टूटी हैं, सरप्राइजेस भी मिल रहे हैं। तो ये जो जिस मैच का भी हम जिक्र कर रहे हैं, जो फ्रांस ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए, कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, अभी जैसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, 2022 के वर्ल्ड कप में मराकश और फ्रांस का सेमीफाइनल हुआ था, तो बड़ा एंटिसिपेटेड था ये मैच कि इस दफ़ा मराकश ने अपना रिवेंज लेना है। लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम का जो एडिशन था वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, बिल्कुल सेम स्कोर लाइन पे फ्रांस ने फिर से मराकश को 2-0 से हराया है। तो लाजमी बात है कि ये एक ऐसी गेम है फुटबॉल के जिसके अंदर जो बड़ी टीमें होती हैं वो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है तो वो अपना आप दिखाती हैं और बताती हैं कि वाई दे आर द फेवरेट्स फॉर द टूर्नामेंट। तो फ्रांस माशाल्लाह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो वो उसी रिदम को कैरी ऑन किया उन्होंने, और वो जो एक रिवेंज लेने का मराकश का था एक मतलब वो उसको पूरा नहीं होने दिया और उन्होंने फिर से अपनी उसी परफॉर्मेंस को दोबारा से रिपीट किया। एम्बापे ने भी गोल किया, डेम्बेले ने भी गोल किया, नो डाउट बहुत अच्छा मैच देखने को मिला, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन फ्रांस बहरहाल विक्टोरियस रहे इस मैच में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल, 2022 में भी हमें याद था एम्बापे जो है बड़े खतरनाक खिलाड़ी के तौर पर सामने आए थे, इवन फाइनल्स में भी सिंगल हैंडेडली उन्होंने फाइनल को टेक ओवर किया था और मेसी और पूरी टीम को बहुत टफ टाइम दिया था उन्होंने, बहुत मुश्किल से वो खेल को उस एम्बापे की चुंगल से निकाल पाए थे। इस दौरान आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेसी या रोनाल्डो की अगर बात नहीं होती तो फिर एम्बापे की बात होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, फुटबॉल वर्ल्ड को हर कुछ सालों के बाद बड़े बड़े स्टार मिलते हैं। नो डाउट कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स तक अपने फैंस को संभाले रखा और फुटबॉल की तरफ जोड़े रखा। तो अभी दुनिया को नए स्टार इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहे हैं। नो डाउट किलियन एम्बापे बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी 8 गोल किए और इस एडिशन में भी 8 गोल किए। तो ये कंसिस्टेंसी का लेवल है, प्रोफेशनलिज्म का लेवल है जो दुनिया, क्योंकि लाजमी बात है कि स्टार्स को लाजमी फॉलो करती है। अब मेसी जब रोनाल्डो नहीं रहेंगे, लाजमी बात है कि दे आर प्लेइंग देयर लास्ट वर्ल्ड कप, तो दुनिया फुटबॉल ने नए स्टार्स की तरफ जाना है और वो एम्बापे इज वन ऑफ देम। हॉलैंड है इसकी, इसी तरह नए खिलाड़ी डिजायर ड्यू आ रहे हैं फ्रांस के अंदर, डेम्बेले हैं जिन्होंने बैलन डोर जीता है। नो डाउट एम्बापे जो है वो बहुत तगड़ी फॉर्म में है इस टाइम पर, और बिल्कुल उसी तरह जहाँ पे उन्होंने लास्ट जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल छोड़ा था, हैट्रिक की थी फाइनल के अंदर, और उसी फॉर्म को कैरी ऑन कर रहे हैं। और फ्रांस एक ऐसी टीम के तौर पे सामने आई है कि जिन्होंने हर मैच के अंदर +3 गोल्स। बस ये है कि प्री क्वार्टर फाइनल पैराग्वे से वो 1 गोल से जीते हैं और सेमीफाइनल में क्योंकि क्वार्टर फाइनल में तो बड़े मैचेस हैं तो यहाँ पर टीम ज्यादा तैयारी के साथ आती हैं तो ये 2 गोल से जीते हैं। डिफेंस बहुत तगड़ी चल रही है इनकी, और इसी तरह अटैक तो फिर आपके सामने है, डेम्बेले है, एम्बापे है, ड्यू है, ओलीज है, तो बहुत तगड़ी टीम जा रही है ये। राइट। अच्छा फैसल, पिछले मैच की बात कर लेते हैं जहां मेसी का जिक्र हुआ तो अर्जेंटीना का जिक्र करते हैं। अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, ये जो सारा मामला था जिसमें इजिप्ट जो है वो बार बार यही कह रहा था कि ये मैच फिक्स था और फिर रेफरीज जो हैं, फीफा जो है उसका मौक़िफ़ अब सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि रेफरीज के फैसलों पर किसी का असर नहीं होता और वो दिफा कर रहे हैं VAR जो डिसीजंस है उनका। आपको भी लगता है जो इजिप्ट की टीम क्लेम कर रही थी वो दुरुस्त था या फिर वो दुरुस्त नहीं था? हमें ना इसको फुटबॉल के तनाजुर में देखने की जरूरत है कि 78 मिनट तक इजिप्ट 2 गोल से जीत रहा था। तमाम फैंस, पूरी दुनिया को मैच बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बल्कि बड़े खुश थे जो अर्जेंटीना को हारते हुए देखना चाहते थे। या ओवरऑल मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा मैच चल रहा था। तो जैसे ही 78 मिनट में पहला गोल स्कोर किया, फिर उसके बाद दूसरा गोल स्कोर किया, मैच तब तक भी नॉर्मल था। जैसे ही तीसरा गोल स्कोर किया, उस गोल स्कोर होने तक भी मैच नॉर्मल रहा। उसके 1-2 मिनट के बाद ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने जो निशानदेही की फीफा की तरफ, जितने भी रेफरीज इन मैचेस को सुपरवाइज करते हैं, जिस तरह से दुनिया ये फुटबॉल के टॉप लेवल के फुटबॉलर इस मैच को खेल रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये रेफरीज भी टॉप लेवल के रेफरीज हैं जिन्होंने फीफा के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक मैच। लेकिन फैसल, ये ह्यूमन एरर भी तो हो सकता है क्योंकि अमूमन रेफरीज अंपायर से भी गलती होती है, लेकिन गलती के बावजूद ये बात तो आप तस्लीम करेंगे ना कि अर्जेंटीना की जानिब से 3 गोल दागे गए थे, उनको रोक लेते फिर आप। एग्जैक्टली, यस, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखें ना, VAR की जो इंटरवेंशन है वो इसी ह्यूमन एरर को खत्म करने के लिए दी गई है। आपको याद होगा कि मिस्र ने जब सेकंड गोल स्कोर किया तो वो गोल डिसअलाउड किया गया, क्योंकि फीफा के जो न्यू कानून हैं वो ये बताते हैं कि जब कोई टीम, अटैकिंग टीम, गोल करने वाला अटैक जब करती है, अगर उसके बिल्डअप में वो डिफेंडिंग टीम को कोई फाउल करती है
तो वो गोल डिसअलाउड होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी वो फाउल हुआ उस गोल पोस्ट से 100 यार्ड पीछे और गोल स्कोर्ड हो गया, फिर रेफरी को याद आ रहा है जी फाउल हो गया। तो रेफरीज अपनी मर्जी नहीं चलाते, रेफरीज फीफा के जितने भी सही रूल्स है। एंड रेगुलेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और हम फीफा फीवर डिस्कस कर रहे थे कि कितनी कंट्रोवर्सीज है, कितनी मिथ्स टूटी हैं। तो आगे देखते हैं जनाब, क्या बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के मैचेस अभी भी चल रहे हैं। देखते हैं फाइनल में हमें कौन सी टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल दिखाई देती हैं। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको पता है कि कुछ अरसा कबल हमने देखा सोशल मीडिया पर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को गिलगित के सफ़र पर, एक ऐसा सफ़रनामा उसका जिक्र अब हम करने जा रहे हैं जो मेरा ख्याल है तारड़ साहब के दिल के ज़्यादा करीब है। और हमने एक मुख्तलिफ तारड़ साहब को देखा सोशल मीडिया पर, हम सब उनको फॉलो करते हैं, हम सब उनके फ़ैन्स हैं, और हमने वहाँ देखा वो झलकियाँ देखी कि वो 20 बरस के बाद जब गिलगित बल्तिस्तान गए तो उनकी क्या फीलिंग्स थी, उनके क्या जज्बात थे और उन्होंने क्या क्या याद किया कि किस वक्त वो इस मकाम पर खड़े थे और फला सफ़रनामा उन्होंने इस पॉइंट की याद में लिखा और इस तरीके से अपने सफ़र को लेकर आगे चले। तो हम चाहते हैं कि ये जो उनका सफ़र है 20 बरस के बाद जो उन्होंने दोबारा से किया, इसमें आपको भी साथी बनाएं। और आपको पता है कि वो वहाँ जब गए तो फिर जो अपना फ्लैगशिप शो कारवां सराय करते हैं उसके लिए उन्होंने कुछ एक साथ रिकॉर्ड की हैं, 13 एक साथ की एक सीरीज़ है बल्कि पूरी की पूरी, जो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। तो वो उन्होंने रिकॉर्ड की है अपने नाजरीन के लिए, आप सब के लिए, हमारे लिए। तो यादें ताज़ा कर रहे थे तारड़ साहब और हम सब उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। पहले कुछ झलकियाँ देखते हैं। आई अश्योर यू, पाकिस्तान का कोई और चैनल नहीं है जो इस तरह के प्रोग्राम करता है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ऐसे कोहनवर्द हैं जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ कोहनवर्दी ही नहीं की बल्कि पहाड़ों और पत्थरों को अपने सफरनामों में जैसे जुबान दे दी। आज मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफरनामों के कारीन जब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो वहाँ के पहाड़ शजर उनसे हम कलाम होते हैं। 87 बरस की उम्र में मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने फैसला किया कि वो स्कर्दू जाएंगे। स्कर्दू जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ सफर करने वाले उनके दोस्त बहुत ही पुरजोश थे। जहाज में सफर के दौरान भी बहुत ही जोश था, लेकिन खुशी और जोश का सही आलम स्कर्दू में जहाज पर उतरने के बाद दिखाई दिया। वो अपने चाहने वालों में घिर गया। स्कर्दू एयरपोर्ट पर एक जश्न का समा था। जहाज के पायलट तारड़ साहब से मिले और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उनकी खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। तारड़ साहब को आरिफ असलम शंग्रीला ले गए। गिलगित बल्तिस्तान में क़याम के दौरान मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपने प्रोग्राम कारवां सराय के लिए 13 एक साथ रिकॉर्ड करवाई। शंग्रीला की झील में कश्तीरानी के दौरान पुरानी यादों को ताज़ा किया। ये कारवां सराय है शंग्रीला की स्कर्दू में, और मैं 18 वर्ष के बाद आया, 20 वर्ष के बाद आया। शंग्रीला जो था वो एक नावल था और उसकी बुनियादी कहानी ये है कि एक जहाज गुम हो जाता। हॉलैंड के सफीर तारड़ साहब को मिलने शंग्रीला आए और उन्होंने उनके साथ भी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जिसमें पाकिस्तान के फितरी हुस्न पर बात हुई। वादी शिगर तारड़ साहब की तहरीरों में अपना एक मकाम रखती है। सर बहुत ही खुशी हो गई, 40 साल के बाद आपसे मैं मिल रहा हूँ। फिर उसके बाद आप मेरे घर भी तशरीफ लाए। वादी शिगर में तारड़ साहब ने इस वादी की खूबसूरतियों को याद किया जो उन्होंने दहाइयां कबल देखी थी। शिगर की शाम में मैं फिर से महसूस करता हूँ कि मेरी जिंदगी के कुछ सांस बढ़ गए। मैक्सिमम इस किस्म के बाबे में देखे
खाम मुस्कुराते रहते हैं, दांत भी इनके कम होते हैं। 3 मारखोर मेरा ख्याल जा चुके थे और उसके बाद हम इस वादी में दाखिल हुए पहली बार। आप बजा रहे थे नुसरत फतेह अली खान की सांसों की माला, और ख़वातीनो हज़रात, इस शिगर की शाम में इस धुन ने मुझे उदास कर दी है कि मरहूम नुसरत फतेह अली खान के जो आखिरी 2 इंटरव्यूज़ थे टेलीविज़न पे वो मैंने किए। हशोपी में सेबों के बागात में बैठकर दरियाए ब्राल्डो को याद किया। हशोपी के सेबों के जो बाग हैं उनमें तख्त बिछाए बैठे हैं, और ये ऐसा तख्त है जो किसी अहले इक़्तिदार को नसीब नहीं होता। दरख्त हैं, सेब के हैं, अभी इन पे बहार नहीं आई, लेकिन इस नौइयत के सेब यहाँ पे लगते हैं। गुवाड़ी में खूबसूरत दरख्तों और हर जानिब उड़ते गशब परिंदों के साथ दरिया शयूब की मोहब्बतों को याद किया। तो शयूब जो है दरिया, इसका नाम देखें ना कितना म्यूजिकल, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है शयूब का नाम। दूर दूर तक 2 रोया दरख्तों की कतारें हैं, सुबह का सुहानापन। खपलू, खूबसूरत देवमालाई सरजमीन जो आज भी ओरिजिनलिटी में उसी तरह है जैसे दहाइयों कबल तार साहब ने देखा था। इसी खपलू में बैठकर उन्होंने अपने मुश्किल ट्रैक्स और इन ट्रैक्स में हमरा साथियों को याद किया। बात ये खपलू भी एक ऐसी वादी है कि जहाँ कोई आम इंसान आए तो वो उसको इस तरह खुशी से भर देती है कि वो बादशाह हो जाता है। उस वक़्त हम जवान थे, अभी हम बूढ़े हो गए। आप नहीं बूढ़े हुए मैं हो गया। इसमें 6-8 सुतून थे, अभी इस वक़्त 40 सुतून हैं। सुन रहे जी? हाँ जी, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारी बातें कर रहे हैं। मैं कह चुका हूँ कि मुझे एक्चुअली बहुत जो फेमस है ना लैंडमार्क दुनिया में, उनसे बहुत चिढ़ होती है कि भाई क्या होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने खूबसूरत होंगे। तार साहब के इस तारीखी दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान तो खुश था ही, लेकिन साथ ही मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने इस दौरे को अपने खुशगवार तरीन दौरों में शामिल किया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के बकौल एक ख्वाब के अंदर कोई ख्वाब था, ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब। मैं ख्वाब दर ख्वाब उसमें सफ़र कर गया हूँ। और टेक्निकली जो लोग साइकोलॉजी के बारे में इल्म रखते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक सुना है कि कैफियत होती है और उसमें इंसान जान से भी गुज़र सकता है। यानी ख्वाब के बाद अब उस ख्वाब के अंदर चले जाएं। जनाब, ये झलकियाँ देखिए, गूज बम्स आ रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जो एट हार्ट ट्रैवलर हैं या जो खुद से जाते हैं, वो जानते हैं कि इस चीज़ की जो नौयत है, जब कोई बंदा एक्सपीरियंस करता है गिलगित बल्तिस्तान दोबारा जाकर 20 बरस बाद, तो उसकी क्या कैफियत होगी, और वो फिर झलकती है स्क्रीन पर, वो दिखाई देती है। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते, आप ये एक ऐसे शख्स को जिसकी एक तारीख़ हो ट्रैवलिंग की, उसकी ज़बानी ये सुनना नहीं चाहते, तो आप जो है मिस करेंगे बहुत ज़्यादा इस कारवां सराय की एपिसोड को, जो 13 एक साथ की एपिसोड है। तो देखना मत भूलिएगा कारवां सराय इतवार की रात 8:05 पर एक्सप्रेस न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। शो के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। पॉपुलेशन डे पर हम बात करेंगे और उसके साथ साथ जो एक गैप है मिलेनियल्स और जेन ज़ी का, उसको भी फिल अप करने की कोशिश करेंगे। जो ऐनक वाला जिन सीरीज़ थी उसके हवाले से बात करेंगे। एक नई सीरीज़ आ रही है जो शायद वो गैप फुलफिल कर सके। लेकिन इस वक्त शामिल करेंगे हमारा सेगमेंट एक्सप्रेसो अचीवर्स, जिसमें कौन सी सक्सेस स्टोरी शेयर की जा रही है, आइए देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तारे के वतन के ख्वाब की आखिरी मंजिल क्या होती है? अच्छी नौकरी, कामयाब कारोबार या एक पुरसकून ज़िंदगी? मगर कभी कभार कुछ लोग इन तमाम मंजिलों से आगे निकल जाते हैं। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी से नहीं बदलते, वो एक पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी बन जाते हैं।
आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी खातून हाई अचीवर से कि जिन्होंने ना सिर्फ कानून और ह्यूमन राइट्स में बहुत काम किया और अपना एक नाम बनाया, बल्कि बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन भी हैं। पाकिस्तान के शहर गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली बैरिस्टर यास्मीन कुरैशी। आइए मिलते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यूके कब आना हुआ? जब मैं 9 years old थी और मैं वॉटफोर्ड आई थी, जो कि लंदन से आउटसाइड एक टाउन है, और मैं आई थी अपनी सिस्टर, भाई और अम्मी के साथ। मेरे वालिद साहब अबू ऑलरेडी पहले थे इंग्लैंड में, जैसे कि नॉर्मल माइग्रेशन सब की है कि वालिद साहब अक्सर पहले आते हैं, देन उनके बाकी फैमिली ज्वाइन करती है। और मैंने स्टडी किया था सेंट्रल लंदन में, बिकॉज आई बिकेम अ बैरिस्टर, सो यूनिवर्सिटी में गई थी, सेंट्रल लंदन में थी, एंड देन आई क्वालिफाइड एज अ बैरिस्टर, देन आई प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस में शुरू में काफ़ी साल। दैन उसके बाद मैंने यूनाइटेड नेशन वो में वहाँ गई थी, वहाँ उनका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व थी, उनके कुछ लेजिस्लेशन में इन्वॉल्व थी, ड्राफ्टिंग, जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कुछ चैप्टर्स, एंड देन उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है वो मैंने सेटअप की थी। वाह, कोसोवो में? कोसोवो में। अच्छा, आप पॉलिटिशियन हैं, बाय प्रोफेशन आप बैरिस्टर हैं, और आई मीन इट्स वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड ऑब्वियसली ऑन योर अचीवमेंट कि आप 5 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुई हैं consecutively 5 times। और एजुकेशन आपने वॉटफोर्ड लंदन में हासिल की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी जो है वो बोल्टन की है। एक तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस अचीवमेंट, माशाल्लाह वी आर सो प्राउड ऑफ यू बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ब्रिटिशर ऑब्वियसली। लेकिन लंदन से बोल्टन तक का सफ़र, व्हाई यू मूव्ड? क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूंसी तो ये है, लेकिन रहती आप लंदन में थी, तो बोल्टन में कैसे आना हुआ आपका? जी सर, बहुत सारे लोग जी मुझे पूछते हैं ये सवाल, एंड इट्स वेरी सिंपल। सो मैंने ज्वाइन किया था लेबर पार्टी व्हेन आई वाज अबाउट 15। और मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी लेबर पार्टी में, लेकिन इन द बैकग्राउंड। राइट। मैंने किसी इलेक्शन के लिए नहीं खड़ी हुई थी, मैं इलेक्शन कैंपेन्स रन कर रही थी, लीफलेटिंग चला रही थी सिस्टम, लेकिन मैं फ्रंट लाइन पे नहीं थी, क्योंकि फ्रंट लाइन तो मेरा जॉब था एज अ बैरिस्टर और एज अ कॉलेज गवर्नर, स्कूल गवर्नर, वॉलंटरी लीगल वर्क। मैं ह्यूमन राइट्स एडवाइज़र भी थी मेयर ऑफ लंदन की ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। बेसिकली मैं 2005 में पहली मरतबा इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तो वो थी लंदन में ब्रंट ईस्ट से, एंड अनफॉर्चुनेटली वो लिब डेम की थी उस वक्त सीट, एंड दे केप्ट इट। उस वक्त इराक का बहुत इशू था। ठीक है। उसके बाद मैं, और लेबर पार्टी वाज अंडर स्क्रूटनी एट दैट टाइम, उस वक्त बहुत स्क्रूटनी थी। इवन तो 2005 में हमने इलेक्शन जीत लिया था, बट वी लॉस्ट अबाउट 50-60 सीट्स इराक की वजह से। वैसे लेबर पार्टी की आजकल भी स्क्रूटनी चल रही है, अब ज्यादा है या पहले तब ज्यादा थी? या अब ये भी स्क्रूटनी है, लेकिन उस वक्त भी ज्यादा चल रहा था इस मसला। So that had a lot to do with it. So उसके बाद I wanted to be a Labour MP, और basically ये हुआ कि 2005 के इलेक्शन के बाद every year, हर जनरल इलेक्शन के बाद about a year or two later, जो पार्टीज होती है ना आपकी, वो आपको MPs को हाथ लिखते हैं, कहते हैं कि आप अगले इलेक्शन में खड़ा होना है कि नहीं। तो जो उस वक्त यहाँ का MP था डॉक्टर ब्रायन ईडन, उसने इंडिकेट किया कि मैं अगला इलेक्शन 2010 का नहीं लड़ना। तो उस वक्त जो पार्टी की सिलेक्शन थी ना, वो बेसिकली ओपन था, और एक लेबर पार्टी के वेबसाइट में होता है कि ये सिलेक्शन शुरू हो गया। तो मैंने उस वक्त अप्लाई किया था, मैं और 50 और लोगों ने अप्लाई किया, 51 पीपल ने अप्लाई किया था इस सीट के लिए, और and you got selected, and I got selected in the end। और फिर तब से लेके अब तक you didn't look back, so 5 times MP, very good। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं पाकिस्तान में स्पेशली, वो जानना चाहते हैं कि भाई हमारी जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है और जो यूके की पॉलिटिक्स है उसमें फ़र्क क्या है, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि बीइंग अ फीमेल इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स कितना ये हार्ड है, आसान है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? आई नो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस बीइंग इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स एज अ फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो पहले तो बात ये मैं कहने लगी हूँ कि एक्चुअली एज अ वुमन बीइंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, किसी भी दुनिया के मुल्क में जाओगे ना, तो एक्चुअली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग।
सब में है. In every profession or just politics? पॉलिटिक्स और कुछ और भी few professions हैं, लेकिन मैंने जो देखा है पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा difficulties है. And I think it's because also जो कि जैसे politician की life है ना और setup है, वो अक्सर family friendly नहीं है. ये वो जॉब है जो कि बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली नहीं है. जैसे एग्जांपल लास्ट नाइट मैं बेड में लेटी हुई थी, 10 o'clock मुझे फ़ोन आया कि कुछ लोग बात करना चाहते हैं विद समथिंग दैट्स हैपनिंग इन आज़ाद कश्मीर. तो मैं उनके पास पहुंची. सो दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग राइट, जो कि वेरी पॉलिटिशियन की लाइफ जो है ना वो फैमिली फ्रेंडली नहीं है. और इसलिए आपने अगर देखा कि पाकिस्तान या इंडिया इन मुल्क में उन्होंने क्वार्टर सिस्टम लाया है कि भाई 30%, और इनफैक्ट इंग्लैंड में भी टू बी ऑनेस्ट आप अगर देखें इतनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है तो दैट्स बिकॉज अंटिल 1997 हमारे भी इतनी कोई नहीं थी. लेकिन लेबर पार्टी वाहिद पार्टी थी जिन्होंने सिस्टम किया था कि उन्होंने कुछ जो सीट थी ना जब वो इलेक्शन के लिए आ रही थी सिलेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वुमेन्स ओनली शॉर्ट लिस्ट है, यहाँ आदमी अप्लाई नहीं कर सकता. तो इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम nearly more than 100 women got elected in 1997 from the Labour Party. Right, okay. और अभी भी अब खत्म हो गया. I mean, I have to say मेरी जो थी open थी. It wasn't a women's only shortlist, मेरी open selection थी. लेकिन इस तरीके से लेबर पार्टी ने इनिशियली इतनी वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आई हैं. और आई थिंक हमारे मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव और भी दूसरे अफ्रीकन एशियन मुल्कों में अभी भी लेडीज़ के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है. नाउ डिफरेंस है, दो चीज़ें मैंने नोटिस किया है. पाकिस्तान में ये है कि बेसिकली आपको अच्छी सी सीट का टिकट नहीं मिलेगा जब तक कि आपने अपनी पार्टी को काफ़ी फाइनेंशियली डोनेशन नहीं दी, हैवी डोनेशन नहीं दी हुई थी. लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा. यहाँ पे नहीं है. दैट्स द बिग थिंग. सेकेंडली वो सेंट्रल हाई कमांड है, वो डिसाइड करते हैं किसको हमने टिकट देना है कि नहीं. यहाँ स्वाय के इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि बाई इलेक्शन आ रहे हैं या जनरल इलेक्शन के नज़दीक सीट आ रही है, नॉर्मली यहाँ ओपन है, जो बंदा चाहे वो अप्लाई कर सकता है. एंड देयरफॉर आप जैसे कि मेरी सिचुएशन थी, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में मैं प्रॉब्लम ये कर सकती. पाकिस्तान ने आपको सितारा कायदे आज़म से भी नवाजा. अब ये जो एजाज़ आपको मिला, ये ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या. जी, I was very proud to get that. वो I think it was to do with मैंने ना पाकिस्तान जब रेड लिस्ट में गया था तो उसमें मैंने बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी पाकिस्तान को रेड लिस्ट में निकालने की. और जो PIA का इश्यू बना था विद द यूरोपियन एविएशन एंड द ब्रिटिश एविएशन, जो बैन थी PIA बैन की, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी बिकॉज मैं चेयर हूँ ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप इन पाकिस्तान. एंड आई थिंक इट वाज बिट ऑफ रिकग्निशन. और कश्मीर के ऊपर भी काफ़ी बोलती हूँ पाकिस्तान के. और आप ट्रेड एनवॉय भी हैं इजिप्ट की. मैं इस वक्त ट्रेड एनवॉय हूँ इजिप्ट की और अल्जीरिया. मैं चेयर हूँ वेस्टमिंस्टर फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड मेंबर ऑफ द नेटो पार्लियामेंट्री असेंबली एज वेल. एक्सीलेंट, वाओ, वंडरफुल, क्या बात है. थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में हम बात करते हैं. बीइंग अ फीमेल, तो हमने बात की कि किसी भी प्रोफेशन में एक औरत के लिए प्रोग्रेस करना और आगे जाना मुश्किल होता है. आपने कहा पॉलिटिक्स में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास सपोर्टिव हस्बैंड ना हो या सपोर्टिव फैमिली ना हो तो प्रॉब्लम होती है. तो इस सिलसिले में आपकी राय क्या है और आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप माशाल्लाह इतनी प्रोग्रेस की, मतलब सपोर्ट है? आई थिंक बिल्कुल फैमिली की सपोर्ट है. जब मैं इंटरेस्टेड थी पॉलिटिक्स में, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी अम्मी सारे मेरे साइड पे थे. अगर मैं कहीं जाना था वो जो मैं ड्राइव करके ले जाते, मेरे साथ कंपनी रखते थे. एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरे हस्बैंड भी बहुत ही सपोर्टिव हैं. वो नहीं कंप्लेन करते कि लगे तो मेरे में भी चाहे, वो भी बिल्कुल. एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट. मैं समझती मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली हुई है. आपके पेरेंट्स, आप बताया था कि आपके अनफॉर्चुनेटली दोनों पेरेंट्स फौत हो गए हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रेशन और आपकी अचीवमेंट देखने का मौका मिला उनको? मेरी अम्मी को देखा था लेकिन अब्बू का नहीं देखा. वो मैं जब लॉ की डिग्री कर रही थी उस वक्त फौत हो गए थे, लेकिन मेरी अम्मी ने देखा है. जब मैं स्पेशली पहली बार वो आपको अक्सर बहुत थोड़ा सा ऑब्वियसली यू नो सरप्राइज, लेकिन बहुत खुश. They're very happy. In fact, 2010 इलेक्शन में जब मैं पहली मरतबा जीती थी और मेरी अम्मी जो थे ना आई हुई थी मेरे इलेक्शन काउंट पे. And there's a lovely photo of me and my mom. So she's honestly a wonderful lady.
अच्छा यास्मीन, आप जैसे लोग हमारे लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए स्पेशली रोल मॉडल्स हैं कि आप लोग पाकिस्तान से आए। अब ज़्यादातर लोग फाइनेंशली माइग्रेंट थे जो यहाँ पर आए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे। यू आर वन ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह, बट देन यू हैव डन सो वेल। आपकी एक बहन आपने बताया वो बैरिस्टर, उनके हस्बैंड बैरिस्टर हैं, माशाल्लाह। यू आर बैरिस्टर एंड ऑब्वियसली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड 5 times। थैंक यू। उस यूथ को क्या कहना चाहेंगी जो पाकिस्तान में है, वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर, करियर प्रोग्रेशन चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से व्हाट वुड बी योर एडवाइस? मैं उन्हें कहूँगी कि प्लीज़ एक ही ज़िंदगी है, इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं ना वो करें। इसमें मेहनत बहुत लगेगी, कई चीज़ें जल्दी हासिल होती हैं, लेकिन मोस्ट चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं उसका वक्त लगता है। तो मैं कहूँगी गिव अप ना करें, मेहनत करें, डेडिकेशन करें, हार्ड वर्क करें, और इंशाल्लाह आपका जो हार्ड वर्क है ना वो ज़रूर ही आपको कामयाब कर देगा। Thank you, Yasmin Qureshi. Thank you for your time. Thank you for making us proud. और यही आपके लिए हमारी दुआ है कि keep it up, keep it going, and just always make us all proud. Thank you so much. Thank you as well. Thank you. अरे वाह, क्या हमारी यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई हैं। जिस तरह से ये हमने प्रोमो, ये टीज़र आपको दिखाया है, आप समझ गए होंगे हम किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो AI टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से उभर रही है, और ख़ास तौर पर अगर फिल्म साजी की, एनिमेशन की बात करें और कहानी सुनाने के अंदाज की बात करें तो उसको इसने बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उसी का, और आज स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद है मुनफरिद एनिमेटेड फिल्म ऐनक वाला जिन के डायरेक्टर फरहान खान और प्रोड्यूसर फैसल सलीम, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बच्चों और नौजवानों के लिए एक दिलचस्प और मुनफरिद दुनिया तख्लीक की है। उनसे जानते हैं कि ये जो ऐनक वाला जिन की कहानी है ये वही पुरानी कहानी है या इसमें कोई नई स्टोरी है, क्या क्या ट्विस्ट है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फरहान खान और फैसल सलीम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फैसल, फरहान, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये जानना चाहेंगे कि ये आइडिया इनिशिएट कहाँ से हुआ, क्योंकि ऐनक वाला जिन तो मिलेनियल्स की दास्तान है, हम लोग देखकर बड़े हुए हैं उसको, और अब जो जेन ज़ी आई है वो बिल्कुल इससे तारुफ नहीं है उनका। तो फैसल आप बताएंगे कि कब ये आइडिया आप लोगों ने डेवलप किया? ये आइडिया इनफैक्ट जो है वो काम तो हम इस पे काफ़ी देर से कर रहे थे, बिकॉज़ जो है वो फरहान जो है वो डायरेक्टर हैं इसके, और तख्लीक़कार भी जो है वो इनफैक्ट फरहान ही हैं। तो फरहान आपको बताएंगे कि इनके ज़हन में ये आइडिया कहाँ से आया? फरहान आप बताएं कैसे आइडिया आ गया आपको? वही वाला ऐनक वाला जिन याद आया या फिर आप कुछ नया कर रहे थे और होते होते आपने कहा ये तो वैसा हो गया? अच्छा देखें, AI के ऊपर हम लोग एक लंबे अरसे से काम कर रहे थे, तो सोचा यार इसके ऊपर कोई फिल्म करते हैं। अब इनिशियली ये ऐनक वाला जिन नहीं था, इनिशियली ये जिन और ऐनक था। अब टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे टाइम गुजरा है तो ये आइडिया ग्रूम हुआ है, और फिर अल्टीमेटली ये क्लोज हुआ है ऐनक वाले जिन के ऊपर। अच्छा, तो ये भी फरहान जैसा आप बता रहे हैं कि अल्टीमेटली ऐनक वाला जिन पे ही लैंड किया आप, तो क्या बचपन की यादें ऐसी थी जिसकी वजह से आप जो है अटेल्ट होते होते वापस उसी जगह पर आ गए? हाँ हाँ बिल्कुल, बचपन की यादें ऐसी थी। हमने तो देखा हुआ है ऐनक वाला जिन, बिल्कुल देखा हुआ। और ये करैक्टर जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे तो मुझे लगा यार ये ऐनक वाला जिन बन सकता है अगर इसको मैं ग्लासेस लगा दूँ। तो फिर इसे हमने ऐनक वाला जिन बना लिया। अरे वाह, ज़बरदस्त। कितना आसान है इस तरीके से काम करना या मुश्किल, ये तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा फैसल आप बताइएगा स्टोरी इनिशिएट किस तरह से होती है, और जो अभी एक मुझे बड़ी क्यूरोसिटी है, जो टीज़र या जो सॉन्ग था, टाइटल सॉन्ग जो हम सुन रहे थे, क्या वो भी AI जनरेटेड है या वो फिर आपने उसमें कुछ ह्यूमन सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया है? अच्छा, इसमें यही जो है ये सबसे बड़ी बात हम कहेंगे कि जो हमारी इस वक्त अचीवमेंट जिसको हम सोच रहे हैं वो ये है कि इसकी हर चीज़ जो है मतलब ये जो गाना है इसकी कंपोजिशन, इसके लिरिक्स और जो गाया गया है वो सारे का सारा टोटल AI है। अच्छा। जो हमारे ये जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है। बाकी इस फिल्म में जो डायलॉग्स हैं मतलब करैक्टर्स के वो ह्यूमन वॉइसेस हैं, वो जो है वो उनसे हुए हैं। अदरवाइज़ बाकी इसकी फ्रॉम स्क्रैच टू जी टोटल जो है ये AI है, और दिस इज़ व्हाट
अब जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम सोच रहे हैं कि वी आर एक्साइटेड एज वेल। हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने ये मूवी बनाई ही सिनेमा के लिए है, और अगर ये सिनेमा में कुछ लोग देखने चाहते हैं और ये एक तारीख रकम होती है, तो फिर ये गिनेस में भी आप लोगों की एक एप्लीकेशन मौजूद है जिसमें अब प्रोसेसिंग चल रही है कि क्या आप लोग AI की पहली फिल्म, कितनी इसकी लेंथ है फरहान, और जो देखने वाले हैं उनको क्या मिलेगा देखकर? अच्छा देखें, इसकी जो लेंथ है वो फीचर लेंथ फिल्म है, ये 85 मिनट्स की फिल्म है, और देखने वालों के लिए इसमें नया ये है कि स्टोरी पुरानी है, मतलब कैरेक्टर्स पुराने हैं, लेकिन हमने 90s की स्टोरी को 2026 के हिसाब से बनाया। अब 2026 के हिसाब से कैसे बनाया? अब जैसे जैसे हम लोग आगे आ रहे हैं, टाइम बढ़ता गया, स्क्रीन टाइम वो कम होता गया, मतलब 8 सेकंड बाद, ये एक रिसर्च है, 8 सेकंड के बाद लोग स्विच कर जाते हैं अगर वो वहाँ पे एंगेज नहीं होते। तो हमने एवरी 8 सेकंड इसमें कोई ना कोई एक इवेंट डाला हुआ है ताकि ये हमारा जो जेन ज़ी है ना, उसको भी अकोमोडेट कर सके। राइट। अच्छा फैसल, जिस तरह से इसकी हम बात करें, थोड़ी सी स्टोरी लाइन तो शेयर करें ना कि किस तरीके से ये, क्या एक उसी तरह एक बच्चे का जर्नी है जो शुरू है और फिर उसकी जिन से मुलाकात है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है इसमें जो बच्चे अट्रैक्ट हों और अपने वालिदैन के पीछे पड़ जाएं कि उन्होंने जाके स्टूडियोज में देखनी है रिलीज़ होने के बाद ये मूवी? अच्छा, इसमें जो इसकी स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर हैं और उनका बेटा है, और वो बड़े अपने उसमें रूटीन में बांट सकते हैं कि इस वक्त उठना है, इस वक्त बैठना है, इस वक्त खाना है, इस वक्त पीना है। और अब वो एक जगह पे जाके जहाँ पे वो उनका घर है, तो उनके साथ वाले घर में जो है वो नस्तूर जिन जो है वो उनका जो है वो हमसाया है। अब उसकी बच्चे के साथ इंटरेक्शन हो गई है, और उसके बाद आगे वाली जो सारी स्टोरी है, इनफैक्ट 2 प्लैनेट्स की स्टोरी है इसमें, जो है वो कोह काफ की एक स्टोरी है जो मतलब चलेगी, और साथ में जो है वो इस वक्त रियल वर्ल्ड की जो इस वक्त की स्टोरी है, ये दोनों साथ साथ चलेंगी। तो इसमें जो है वो फिर फरहान साहब ने इसमें बड़ी क्रिएटिविटी डाल के छोटे छोटे इस तरह के इवेंट्स हैं कि जो है वो साथ साथ अटैचमेंट हमारी जो है वो टिल द एंड जो है वो हमारी सारी की सारी इसमें रहे। तो फरहान, आपने जब ये चीज़ बनाने की जानिब आप राग़िब हुए, AI से एक मूवी बनाने की जानिब, तो आपको किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अच्छा देखिए, उसमें सबसे मेजर जो इशू है वो कंसिस्टेंसी का है। AI में आप सेम प्रॉम्प्ट सेकंड टाइम दें, सेम टूल को दें, तो आपको इंटायरली डिफरेंट एक जनरेशन देता है। तो अब हमने एक जनरेशन कर ली है, उसको आगे से कंटिन्यू करना है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसमें करैक्टर्स, बैकग्राउंड और लाइट, उनकी कंसिस्टेंसी हो। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज फैक्टर है गिनेस में जो नाम चला गया है ना इस मूवी का, इसके लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो AI जो जनरेटेड विजुअल्स हैं या मूवीज़ हैं उसमें नहीं देखने को मिलती। हाँ, अच्छा इसमें देखें पूरी दुनिया अभी इस कोड को ब्रेक करने के चक्कर में है। अभी रिसेंटली 2 दुनिया की बड़ी, एक गूगल है, एक प्रोडक्शन हाउस है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ $75 मिलियन का, अभी 3 दिन पहले। अब उसमें उन्होंने उनसे रिसर्च डाटा मांगा कि ये जो डाटा आपके पास है प्रोडक्शन का, ये आप हमें शेयर करें, फिर हम किसी तरह से ये कोड ब्रेक करते हैं कि कंसिस्टेंसी को किस तरह से हासिल किया जाए। उससे पहले की अगर बात करें तो एक सोरा के नाम से एक टूल था, अब बंद हो गया, शट डाउन हो गया। सोरा ने $1 बिलियन की एक डील की कि हम आपको ये कोड ब्रेक करके देंगे, ये हुई थी डिज्नी के साथ। अल्टीमेटली सोरा नहीं कर पाया और सोरा को शट डाउन करना पड़ा। ओके, अच्छा, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा फैसल, हमने ये भी सुना है कि रिलीज से पहले ही इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेशन वाला सीन हो गया इस मूवी का, जरा शेयर करें। इसमें ये होता है कि आपको जो है वो उनके साथ एक इंटरेक्शन करना पड़ता है। अब जो एक बड़ी अचीवमेंट है गिनीज बुक का, तो नाम आपने ले दिया। अच्छा, एक अवार्ड्स होते हैं यूरोप में जिनका नाम है लूवी अवार्ड्स। अच्छा, ये अवार्ड सिर्फ जो यूरोप की मूवीज़ हैं उनको कंसिडर करते हैं। तो हमने उनको अप्रोच किया था कि जी हम एशिया से हैं, पाकिस्तान से हम हैं, तो हमने एक फुली AI मूवी बनाई है। तो उन्होंने हमें एक स्पेशल परमिशन दी है इसके लिए, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि यार ये आपने अगर टोटल AI एक फीचर फिल्म बनाई है, तो हम आपको परमिट करते हैं कि आप अपना जो काम है हमें सबमिट कराएं और हम कैटेगरीज में आपकी फिल्म को नॉमिनेशन के लिए रखेंगे। तो उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट हो चुका है उनके साथ।
तो अब इंशाल्लाह जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और सून इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली हम बहुत जल्द इसको रिलीज़ करने वाले 1-2 दिन में इसकी हम डेट भी दे देंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हम अपना वक्त वहाँ पे सबमिट कराएंगे और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लिए वहाँ से अवार्ड लेके आएंगे। आप दुआ भी कीजिएगा हमारे लिए। फैसल किस किस प्लेटफॉर्म पे होगी ये रिलीज़, वो भी बताइए। इनिशियली ये सिनेमास के लिए, ये सिनेमास के लिए, अच्छा इसको जो है इसमें हमारा मीडिया पार्टनर पाकिस्तान टेलीविजन है, राइट, और जो है ये सिनेमा की रिलीज़ है अक्रॉस द पाकिस्तान, ये तमाम सिनेमाज में रिलीज़ होगी। और उसके बाद जो है वो मतलब इसका डिजिटल और जो सैटेलाइट एयर है वो पाकिस्तान टेलीविजन, ऑब्वियस ही बात है, वो मीडिया पार्टनर तो उनके पास होगा। लेकिन बेसिकली ये सिनेमा की रिलीज़ है और इसको हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इसको हम जो है पाकिस्तान में रिलीज़ के बाद इंशाल्लाह ताला मिडिल ईस्ट में भी लेके जाएंगे, यूरोप में भी लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इसको चाइना में भी रिलीज़ चलें। ज़बरदस्त। फैसल, फरहान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपकी मूवी के लिए, और हम चाहेंगे कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हो, आपको दोबारा यहाँ मदऊ करें और इसको डिस्कस करें, और देन इफ़ दिस गोज़ राइट देन स्काई इज़ द लिमिट। आप जानते ही हैं कि फिर एक ना सिर्फ मूवी होगी बल्कि एक आपको सीरीज़ मिलेगी जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत डिस्कस किए जा सकेंगे, और बहुत सारे जो लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं वो भी इस AI के दौर में दाखिल हो रहे हैं, और उसमें फरहान वगैरह उनको लीड कर रहे हैं इस वक्त। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ पर आने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। हमने आपको बताया था कि पॉपुलेशन डे पर भी हम बात करेंगे, वैसे तो वो कल है, कल हमारा शो नहीं होता, तो सोचा आज ही इस पर बात कर लेते हैं। तो आपको बताते चले कि भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है, अमेरिका तीसरे नंबर पर है, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है, और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ से ज़ायद, और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की आबादी 2050 तक 39 करोड़ तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान की बेशतर आबादी को बुनियादी सहूलियात हासिल नहीं है, और पाकिस्तान बेरोज़गारी और गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल है, और आबादी में बेहंगम इजाफे के बायस नौजवानों की कसीर तादाद गुर्बत, अदम मसवात, बेरोज़गारी और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का शिकार है, जिसकी वजह से इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बात करने के लिए आमिर यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। आमिर साहब, जो ये दिन मनाया जाता है बेसिकली इसका मतलब तो अवेयरनेस क्रिएट करना ही है कि जो आबादी में इजाफा है वो फ़ख्र की बात नहीं है बल्कि फ़िक्र की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक टैबू है, ये जो टॉपिक है इस पर ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होती, इसको इतना कॉमनली डिस्कस नहीं किया जाता। आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पर बात की जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि फैमिली जो प्लानिंग है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, सवाल के दो हिस्से हैं, तो मैं दोनों की तरफ बारी बारी आता हूँ। जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया क्यों जाता है, तो यकीनन न सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए होता है कि जनरल पब्लिक को ये बात बताई और समझाई जाए कि बच्चों में वक्फा बहुत ज़रूरी है, और बच्चों की तादाद को अपनी मैशियत के हवाले से और अपनी सेहत को देखते हुए बच्चों की तादाद मुतय्यन की जाए किसी भी फैमिली में। और इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप माँ की सेहत को मद्देनज़र रखिए, क्योंकि मुसलसल प्रेगनेंसीज़ की वजह से उसकी सेहत डाउन होती चली जाती है। तो एक तो ये ज़रिया है, और दूसरा हुकूमतों के लिए अपने अहदाफ का तयन करना बहुत ज़रूरी है। इस दिन में ये दिन हमें याद दिलाता है कि हुकूमतों ने आबादी को लेकर अपने अहदाफ का तयन करना है। और इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है? इस पर बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी हर चीज़ हमारे घराने की, हमारे सूबे की, हमारे मुल्क की आबादी से लिंक है। जैसे कि स्कूल एजुकेशन है, तो हमें कितने स्कूल चाहिए, वो हमारे बच्चों की अफराद की तादाद हमें बताएगी। हमें कितने हॉस्पिटल्स चाहिए, ये हमें हमारे मुल्क के लोगों की तादाद बताएगी। हमें कितनी सड़कें चाहिए, कितने दरख्त, कितने जंगलात चाहिए, ये सारा कुछ हमें अफराद की तादाद बताएगी। जब हमारे यहाँ आबादी मुसलसल तेज़ी से बढ़ती चली जाती है, तो हमारी रियासत के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो इन सब अफराद को सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात और दीगर जो लाइफ स्टाइल है उसकी सहूलियात दे सके। तो किसी भी मुल्क के लिए ये दिन एक मुकर्रर, वैसे तो ये मेरा ये मानना है कि 365 दिन इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल इश्यूज़ है। जितने मसाइल हैं समाजी, वो इससे जन्म लेते हैं कि आपकी मुल्क की आबादी एक मखसूस हद से बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक। पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वही हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाली अगर बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक होकर थोड़ा सा लाइटर नोट पर देखें तो हमसे जो पिछली जनरेशन थी उनके 10-10 बच्चे हुआ करते थे, और हमने देखा कि वो खुशहाल घराने थे, वो ऐसे घराने नहीं थे
थे जिसमें आपको ये खाने पीने की प्रॉब्लम, ये बुनियादी ज़रूरियात की प्रॉब्लम आपको नज़र आती हो, बल्कि वो बहुत ही शायद मुल्क उस वक्त ऐसी स्टेट में था जो फैसिलिटेट कर सकता हो, और वो भी नॉट इन ऑल द केसेस, नॉट इन ऑल द केसेस, लेकिन फिर स्टिल तब हालात शायद कुछ बेहतर थे। इस वक्त हालात इजाज़त नहीं दे रहे। देखिए, हमारी दुनिया की आबादी इस वक्त 8 अरब से ज़ायद हो चुकी है और हमारी आबादी भी जैसे आपने जिक्र किया कि 25 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। तो आप ये देखिए कि उस वक्त पाकिस्तान, लैंड साइज़ तो हमारा सेम है, हम दुनिया में रकबे के एतबार से 33वें नंबर पर हैं, जबकि आबादी के एतबार से हम 5वें नंबर पर हैं और अगले चंद सालों में हम दुनिया में आबादी के एतबार से चौथे नंबर पर आ जाएंगे। लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, लोगों की ज़रूरियात मुख्तलिफ हो गई हैं पहले से। आप ये देखिए कि अगर हम अपनी पुरानी जनरेशन्स की बात करते हैं तो कितनी गाड़ियां अवेलेबल थी सड़कों पर, कितने स्कूल्स अवेलेबल थे, कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल थे, कितने एसी चलते थे जो कि अब एनवायरनमेंट में हमारे मसला कर रहे होते हैं। तो उस वक्त एनवायरनमेंट का इशू इतना ज़्यादा नहीं था और ज़िंदगी सादा थी। लेकिन अब अगर आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया है और लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, अगर आप बेहतर एजुकेशन लेना, उस वक्त आप ये भी देख लीजिए कि फिर शरह तालीम क्या थी, माओ की मरने की शरह अमवात जो है वो कितनी ज़्यादा थी, इन्फर्ट मोर्टेलिटी रेट कितना था, तो वो भी तो नहीं होता, दस्तयाब नहीं होता था ना उस वक्त। एक अंदाजे के मुताबिक जो अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि 2050 तक 39 करोड़ तक पहुंच जाएगी आबादी हमारी, और फिर अगर इसी रेशो से हम चलते रहते हैं और उसमें से करीबन 25 करोड़ जो हैं वो बेरोज़गार होंगे, रोज़गार की तलाश में होंगे और जो बुनियादी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वही मैसर नहीं आएंगी। तो कितना इम्पॉर्टेंट है इसको डिस्करेज करना कि अनप्लान्ड बच्चे और फैमिली प्लानिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने चाहिए या कोई कानून साजी स्पेसिफिकली होनी चाहिए, या फिर अवेयरनेस इतनी इस हद तक दे दें कि वो काफ़ी हो? देखिए, जब हम आबादी के हवाले से बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हमारे 44% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। इसके साथ साथ 2.25 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और इसी तरह माओं के मरने की शरह अमवात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो इन सब की जानें बचाने के लिए और लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए फैमिली प्लानिंग, अब फैमिली प्लानिंग को थोड़ा सा और मुख्तलिफ टैबूज़ हैं इसके हवाले से, लेकिन हम अगर इसको सादा लफ्ज़ों में बात कर लें तो बच्चों में वक्फ़ा, अगर वक्फ़ा होगा, जो अदम तवाज़ुन है वसाइल का और मसाइल का हमारे यहाँ, वो कम से कम होता चला जाएगा। हमारे यहाँ वसाइल कम हैं और आबादी ज़्यादा है, तो आबादी और वसाइल के दरमियान जो जितना गैप है उतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो उस गैप को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि तालीम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी पढ़ी लिखी माएँ हैं, जितने पढ़े लिखे बाप हैं, ये सब कॉन्ट्रासेप्शन की तरफ जाते हैं और ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है। मगर हमारे यहाँ क्योंकि शरह तालीम बहुत कम है और माओ की शरह जो तालीम है वो बहुत कम है, तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अच्छा आमिर साहब, एक सवाल जो जहन में आ रहा है वो ये कि भारत पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, अमेरिका तीसरे नंबर पर, आबादी के लिहाज से तो ये तीनों ममालिक जो हैं वो हमने देख लिया पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आप ये भी तो देखिए कि मईशतें भी तो वैसी की वैसी हैं, आबादी की यूटिलाइजेशन ऐसी है जिसमें आप जो है ह्यूमन रिसोर्स इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसको चैनलाइज कर पा रहे हैं, तो क्या इसकी डायरेक्शन नहीं बदली जा सकती जिससे ये बेहतर तौर पर यूटिलाइज हो सके? देखिए, डायरेक्शन यकीनन बदलने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा अमल है समाजी तब्दीली का जो कि बहुत वक्त लेता है। अगर आज हम कहीं ठहर कर, रुक कर अपने एतराफ़ में जायज़ा ले लें अपने वसाइल का और अपनी आबादी को चैनलाइज करना शुरू करें, तो ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यस, आबादी को, ह्यूमन रिसोर्स को चैनलाइज किया जा सकता है, मगर अगेन हम अपने वसाइल को किस हद तक बढ़ा सकते हैं ये भी देखने की ज़रूरत है। हर चीज़ की एक लिमिट है, और हमारे वसाइल की भी एक लिमिट है, उसको भी चैनलाइज करने के लिए हमें अपनी लिमिट्स को देखना होगा और हमें कहीं रुक कर अपनी हमारी आबादी का दबाव हमें हर शोबे ज़िंदगी में नज़र आता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो 16 रुकनी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल बनाई गई है जो बढ़ती आबादी है उसको कंट्रोल करने के लिए, वफाकी हुकूमत ने ये बनाई है, आपको लगता है कि ये थोड़ा लेट हो गया स्टेप, इससे पहले ये मेजर्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए थे, ये बर वक्त है? बिकॉज वी ऑल नो कि एटम बॉम्ब से भी बड़ा बॉम्ब है ये पॉपुलेशन बॉम्ब, तो उसके लिए आपको लगता है कि ये दुरुस्त इक़दाम है, दुरुस्त समत की तरफ हमारा कदम जो है वो बेहतर है?
अब मैं समझता हूँ बहुत दुरुस्त इक़दाम है, लेकिन बहुत लेट है, जैसे आप कह रही थी, क्योंकि देखिए हमारी आबादी जिस तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है, उस तेज़ी के साथ हुकूमती इक़दामात नज़र नहीं आते हैं साथ के साथ। अब लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। अब नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल जो बहुत हाई पावर्ड है, जैसे ख़ुद वज़ीर आज़म हेड करेंगे और चारों सूबों के वज़राए आला उसका हिस्सा हैं, AJ के प्राइम मिनिस्टर हैं, गिलगित बल्तिस्तान के CM हैं और दीगर हुकूमती वज़रा इसका हिस्सा होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त इक़दाम है। और इसके साथ साथ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जो तवाज़ुन की एक पॉलिसी इख्तियार की है कि हमें अपने वसाइल और अपनी आबादी के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करना है, तो वो एक हमें एक एडेड एडवांटेज है कि हुकूमत ने ये एक इक़दाम भी लिया है कि तवाज़ुन का एक नज़रिया दिया है जिसके ज़रिए हम अपनी आबादी और वसाइल में तवाज़ुन कायम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। एक पॉइंट ये भी है कि चाइना की अगर बात करें, आबादी ज़्यादा है, तो उन्होंने भी 1 चाइल्ड पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी अपनी मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपनी मईशत को, अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को मद्देनज़र रखकर ट्रैक पर लेकर आए। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। वेलकम बैक। कभी एक वाक़या सिर्फ एक ज़िंदगी को नहीं बल्कि कई तकदीरों को हमेशा के लिए बदल देता है, और अब ऐसी ही एक दिलचस्प और गैर मुतवक्के कहानी लेकर आ रहा है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट शानदार के साथ। जी हाँ, 10 जुलाई से यानी आज से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे नशर होने वाला ये नया ड्रामा अपनी पहली झलकियों से ही ऑडियंस में ज़बरदस्त किस्म का तजस्सुस पैदा कर चुका है। विदाउट फर्दर अडू हम भी झलकियाँ देखते हैं। नया ड्रामा सीरियल तो देखना मत भूलिएगा 10 जुलाई यानी कि आज से हर जुमा और हफ्ते रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी अब पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।